साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न आपका है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी? बताइए आप लोग, क्या लुई पास्चर ने की थी, या फिर रॉबर्ट हुक ने की थी, या फिर चार्ल्स डार्विन ने की थी, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी? तो देखिए साथियों, यहाँ पे सवाल पूछा है आपका मृत कोशिका के बारे में। देखिए मृत कोशिका की बात जब भी करें तो आपको घबराना नहीं है, वो कौन हो जाएगा? आपका रॉबर्ट हुक हो जाएगा। देखिए सिर्फ कोशिका लिखा रहे या फिर मृत कोशिका लिखा रहे तब भी आपका क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक हो जाएगा। और कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। लेकिन यहाँ पे मृत नहीं पूछ के अगर पूछ देता आपका कि बताइए साथियों जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तब जीवित अगर होता तब आपका क्या हो जाता? ल्यू वेन हॉक हो जाता। ध्यान रखिएगा कि अगर जीवित अगर बोल देता तब क्या हो जाता साथियों? ल्यू वेन हॉक हो जाता। लेकिन क्या बोला है कि मृत कोशिका बोला है, तो मृत कोशिका कौन हो जाएगा? आपका रॉबर्ट हुक हो जाएगा। और ल्यू वेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज कब की थी? तो 1674 ईस्वी में की थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर नॉर्मली सिर्फ कोशिका बोले तब भी आपका रॉबर्ट हुक ही होगा, अगर मृत कोशिका बोले तब भी रॉबर्ट हुक होगा। लेकिन अगर वहीं पे पूछ दे कि जीवित कोशिका की खोज, तब क्या हो जाता साथियों? ल्यू वेन हॉक हो जाता। और कब? 1674 में। ध्यान रखिएगा साथियों। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में। देखिए इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न में। देखिए आपका अगला प्रश्न आपका है, बोल रहा है कि प्रकाशीय तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? बताइए। प्रकाशीय तंत्र, इसको अगर आप लोग देखिए समझ में नहीं अगर आया होगा तो देखिए अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी को क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल फाइबर बोला जाता है। प्रकाशीय तंत्र को क्या बोलते हैं साथियों? ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। तो बताइए कि ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? क्या आपका परावर्तन के सिद्धांत पर, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, या फिर प्रकाश के विद्युत प्रभाव पर, या फिर अपवर्तन पर? बताइए साथियों क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका जो ऑप्टिकल फाइबर है साथियों, जिसको प्रकाशीय तंत्र कहते हैं, ये आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके आधार पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। अब देखिए यहाँ से आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कुछ और भी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि आपको पूछ देता है क्या साथियों? इंडोस्कोपी। क्या पूछ देता है? इंडोस्कोपी। ध्यान रखिएगा कि इंडोस्कोपी जो है ये भी आपका किस सिद्धांत पर? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है साथियों। और एक और भी पूछ देता है आपका एग्जाम में सीधे, क्या पूछ देता है कि मृग मरीचिका का जो बनना होता है साथियों, जैसे आप सड़क पे चलते हैं लेकिन आपको आगे में जो सड़क क्या दिखता है? ऐसा लगता है कि आगे में सड़क पर पानी है, लेकिन आप वहाँ जाते हैं तो आपको पानी नहीं रहता, वहाँ पानी नहीं रहता है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? मृग मरीचिका बोला जाता है। और ये भी जो घटना है किसके कारण होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है साथियों। इन सभी बातों को भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तो देखिए इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका क्या हो जाएगा साथियों? वो हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। बाकी आप परावर्तन जानते हैं, इसके दो नियम है, अपवर्तन के भी बारे में आप लोग जानते हैं साथियों। चलेंगे 2 के बाद प्रश्न संख्या 3 में चलेंगे। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें और हर हाल में आप लोगों को सफलता मिलेगी। चलेंगे प्रश्न संख्या 3 आपका है कि वायु क्या है? आपको बताना है वायु क्या है। क्या वायु आपका तत्व है, या फिर यौगिक है, या फिर मिश्रण है, या फिर उदासीन गैस है? बताइए साथियों, बहुत आसान सा सवाल है, वायु क्या है? तो देखिए साथियों, वायु आपका क्या है? यौगिक नहीं है, बल्कि क्या है? वायु आपका एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है। अब देखिए इसको मिश्रण क्यों कहा जाता है? क्योंकि वायु में ना बहुत सारा गैस पाया जाता है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में अगर बात की जाए तो साथियों क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया था 78%। अगर उसके बाद अगर दूसरा अगर बोला जाए तो आपका ऑक्सीजन पाया था साथियों कितना? 21% पाया जाता है साथियों। अगर ये भी पूछ दे कि बताइए सबसे अधिक निष्क्रिय गैस कौन सा पाया जाता है, तो आपका कौन पाया था साथियों? आपका आर्गन पाया था। कितना मात्रा में? 0.94 मात्रा में पाया जाता है। इन सभी बातों को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आपका कभी कभी पूछ देता है कि जल क्या है, तो जल अगर पूछा तो आपका क्या होता है? यौगिक हो जाता। लेकिन वायु पूछा है तो वायु क्या हो जाएगा? वो एक मिश्रण हो जाएगा। और इसको भी ध्यान रखिएगा कि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितना? 78 पाया जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा कितना? आपका 21% पाया जाता है। और अगर बोल देगा कि सबसे अधिक निष्क्रिय गैस कौन सा पाया जाता है, तो आपका आर्गन हो जाएगा। और उसका मात्रा कितना? 0.94%। बताइए साथियों कैसा लग रहा है आज का सेशन? आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरह से आप लोग मेहनत करते चले तो देखिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे 3 के बाद चौथा प्रश्न में। देखिए प्रश्न संख्या 4 आपका है, ये बायोलॉजी से है कि आपका शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता क्या कहलाती है? बताइए कि शैवाल और कवक के बीच जो सहजीविता होता है उसको क्या कहते हैं? तो पहले आप लोग तो ये जान लीजिए साथियों कि सहजीविता क्या होता है। तो देखिए सहजीविता किसको बोलेंगे, पहले इस बात को जान लीजिए कि देखिए एक ऐसा संबंध होता है ना, दो प्रजातियों के बीच एक ऐसा संबंध होता है जिसमें ना दोनों को फ़ायदा होता है। अगर सहजीविता की बात करें तो सहजीविता में ना दोनों को फ़ायदा होता है, दोनों को फ़ायदा होता है। इस बात को आपसे ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों प्रजातियों को फ़ायदा होता है। जैसे
शैवाल और कवक के बीच में जो सहजीविता है तो इसमें शैवाल को भी फायदा होगा और कवक को भी फायदा होगा। अगर दोनों को फायदा होता है तो उसको क्या कहा जाता है साथियों, उसको सहजीविता संबंध कहा जाता है। कैसा? सहजीविता, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब आपको बोला है कि शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता को क्या कहते हैं, क्या इसको आपका बायरोबैक्टीरिया कहते हैं या फिर कवक मूल कहते हैं या फिर लाइकेन कहते हैं या फिर माइकोप्लाज्मा कहते हैं। तो साथियों इसका आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। तो देखिए इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लाइकेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? लाइकेन हो जाएगा। शैवाल तथा कवक के बीच में जो सहजीविता होता है उसको क्या बोलते हैं साथियों? लाइकेन कहते हैं। बाकी सब बातों को भी आप लोग नोट करते चलिएगा। इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बताइए आप लोग को आज का सेशन कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपका है, आपका बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है। देखिए यहाँ पे प्रतिरोधकता बोला है। अगर आपको प्रतिरोधकता नहीं बोल करके बोल देता क्या बोल देता? प्रतिरोध। अगर आपको प्रतिरोधकता नहीं बोल के क्या बोल देता साथियों? प्रतिरोध बोलता, तब आपका क्या होता साथियों? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। लेकिन अगर प्रतिरोधकता बोला है तो प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा साथियों? ओम मीटर होगा। लेकिन ओम मीटर आप देखिए कहाँ कहाँ ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन में देखिएगा ओम मीटर लिखा है, दूसरा लिखा हुआ क्या? ओम प्रति मीटर लिखा हुआ है, तीसरा क्या है? ओम मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है और चौथा क्या? ओम प्रति मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो देखिए आप ऑप्शन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है साथियों, बस आप ध्यान रखिएगा कि प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वो आपका ओम मीटर होता है और वो आपका ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको प्रतिरोधकता नहीं पूछ, अगर प्रतिरोध पूछता तब क्या आंसर हो जाता? सिर्फ आपका ओम हो जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए आप लोगों को कैसा मज़ा आ रहा है? चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में, 5 के बाद छठा प्रश्न। देखिए आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे ताकि जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको आप लोग नोट करते हुए चलें। देखिए अगला प्रश्न आपका कि इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास है कितना? के पास 6 संयोजक बंधन है या फिर 7 से संयोजक बंधन है या फिर 8 से संयोजक बंधन है या फिर 9 से संयोजक बंधन है। तो देखिए साथियों इस तरह का जब भी सवाल रहे आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, बस आप इसको ना फटाफट इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो देखिए कार्बन की संख्या कितना है? 2 है, तो 2 कार्बन दे दीजिए। हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 6 है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए आपको पता है कि एक कार्बन कितना 4 बॉन्ड बनाता है एक साथ। तो देखिए साथियों कितना हो जाएगा, आप सबको आप काउंट कर लीजिए। जब आप सबको काउंट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5, 6 और इन दोनों के बीच क्या हो गया? 7। तो देखिए आपका देखिए इथेन जो है जिसका आणविक सूत्र C2H6 है उसके पास कितना सहसंयोजक बंधन हो जाएगा साथियों? तो आप अगर काउंट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7 सहसंयोजक बंधन हो जाएगा। बहुत इजीली इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? बी हो जाएगा। इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको समझते चलिएगा और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह का जब भी सवाल आए इसी तरह से उसका सूत्र बना लीजिएगा और इजीली आंसर निकाल लीजिएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में, 6 के बाद 7वां प्रश्न। देखिए प्रश्न के साथ आपका है, बोला कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आप लोग, बहुत आसान सा सवाल है। क्या 22 अप्रैल को मनाया जाता है या 5 जून को मनाया जाता है या फिर 16 सितंबर को मनाया जाता है या 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? बताइए साथियों। तो देखिए आप लोग जवाब देते चले, इस बीच में कुछ बातें और आप लोग जान लीजिए। ये 2 अक्टूबर जो है इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? इस दिन हम लोग मनाते हैं हमारे जो राष्ट्रपिता है, हमारे राष्ट्रपिता कौन? महात्मा गांधी। इस दिन क्या मनाते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं साथियों? गांधी जयंती मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन डे मनाया जाता है। कौन सा डे? ओजोन डे। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। उसके बाद देखिए 22 अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं? इस दिन हम लोग मनाते हैं पृथ्वी दिवस। कौन सा दिवस साथियों? पृथ्वी दिवस मनाते हैं हम लोग कब? 22 अप्रैल को मनाते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आपको सवाल पूछा था कि पर्यावरण दिवस, तो देखिए बहुत आसान सा प्रश्न था, वो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा आप बाकी सब बातों को भी नोट करते हुए चलिएगा। देखिए सारे ऑप्शन को इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको अगर कोई भी सवाल पूछे, किसी तरह से भी आपको सवाल पूछे तो आपके एग्जाम में छूटे नहीं साथियों। और आपका क्या होगा ना, इससे अगर सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं तो इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो रहा है। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में, 7 के बाद 8वां प्रश्न। देखिए 8वां प्रश्न आपका है कि कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? बताइए। क्या आपका रडार या फिर सोनार या फिर इंफ्रासोनिक या फिर माइक्रोवेव? बताइए साथियों कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो अल्ट्रासोनिक तरंग किसको बोलते हैं साथियों? देखिए जिसकी आवृत्ति कितना होना चाहिए? जिसकी आवृत्ति कितना होगा बताइए साथियों? 20,000 हर्ट्ज। कितना? इकाई दशमलव 20,000 हर्ट्ज
से अधिक, जिसकी आवृत्ति कितना होगा, अगर 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक। क्या बोलेंगे साथियों, उसको अल्ट्रासोनिक। अब आप लोग प्यार से ये बता दीजिए, क्या हम लोग 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले आवृत्ति को क्या हम लोग सुन पाएंगे, तो बिल्कुल हम लोग इसको नहीं सुन पाते साथियों। तो बताइए कि अल्ट्रासोनिक किसको बोलेंगे, जिसका आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा। तो अब बताइए कौन सा तरंग हो जाएगा, तो आपका कौन हो जाएगा साथियों, वो आपका सोनार हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सोनार हो जाएगा। अब आप लोग बस ये बता दीजिए कि सोनार का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, बस आप लोग प्यार से ये वाला कमेंट आप लोग बता दीजिए कि सोनार का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। बाकी सब बातों को अगर और आप जानिएगा तो देखिए जो आपका यहाँ पे रडार है, रडार इसमें कौन सा तरंग का इस्तेमाल करता है, इसमें सूक्ष्म तरंग का। किसका साथियों, सूक्ष्म तरंग का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी जो इंफ्रासोनिक देखिएगा, तो इंफ्रासोनिक में इसको देखिएगा तो इसमें कितना आवृत्ति का, तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। किससे, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति का। तो बताइए कि अगर आपका 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति का होगा तो उसको सुन पाइएगा, उसको हम लोग नहीं सुन पाते साथियों। बाकी जो आपका माइक्रोवेव जो है साथियों, ये आपका क्या है, ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब बताइए कोई भी पॉइंट ऐसे छूटा क्या, बताइए, बिल्कुल एक भी पॉइंट हम लोग नहीं छोड़े, सबको एक्सप्लेन किए और आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 आपका क्या है कि विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी, क्या एडवर्ड जेनर ने की थी, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, या फिर फंक ने की थी, या फिर लुई पास्चर ने की थी। आप लोग फटाफट बताइए साथियों कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो देखिए एडवर्ड जेनर के बारे में आप लोग जानते हैं ना, इन्होंने क्या किया था, चेचक के टीका, किसका, चेचक के टीके का खोज, चेचक के टीके का खोज अगर कभी पूछ दे तो बताइए साथियों चेचक के टीके का खोज कौन किया था, आपका एडवर्ड जेनर ने किया था। आपका जो फ्लेमिंग है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने क्या किया था साथियों, प्रथम एंटीबायोटिक, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम एंटीबायोटिक जिसका नाम क्या है साथियों, पेनिसिलिन, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक है ये। इसका खोज कौन किया था, आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था साथियों। और आपका जो लुई पास्चर है, इन्होंने क्या किया था, पाश्चरीकरण का इन्होंने बारे में बताया था। तो देखिए विटामिन की खोज किसने की थी, ये की थी आपका फंक ने की थी। कौन, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, फंक ने की थी। और कब की थी साथियों, तो 1912 ईस्वी में। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में, 9 के बाद प्रश्न का 10 में चलेंगे। देखिए 10 आपका क्या है, बहुत आसान सा प्रश्न है। आपको बोला है कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, क्या Na2CO3 हो जाएगा, या फिर NaCl हो जाएगा, या फिर K2CO3 हो जाएगा, या फिर CaCO3। तो आप जानते हैं कि CaCO3 इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, यानी संगमरमर हो जाएगा। ये आपका पोटेशियम कार्बोनेट हो जाएगा साथियों। आपका ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, यानी साधारण नमक। तो आपका धोवन सोडा का कौन हो जाएगा, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा साथियों। लेकिन देखिए कहीं कहीं पे ये भी लिखा रहता है मैक्सिमम जगह में Na2CO3.10H2 लिखा रहता है। ये भी आपका धोवन सोडा का सूत्र होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगर धोवन सोडा नहीं पूछ के अगर बेकिंग सोडा पूछ देता साथियों, तब आपका क्या हो जाता, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका क्या हो जाता, बेकिंग सोडा का हो जाता। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को। चलेंगे 10 के बाद 11वां प्रश्न में। देखिए 11वां प्रश्न आपका है, बहुत मज़ेदार सवाल है कि कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध हैं। बताइए, क्या 1 सिग्मा और 1 पाई, या फिर 1 सिग्मा 2 पाई, या फिर 2 सिग्मा 1 पाई, या फिर 2 सिग्मा 2 पाई। तो बताइए साथियों कि कैल्शियम कार्बाइड, तो पहले आप ये देख लीजिए कि कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2 यानी कैल्शियम कार्बाइड इसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड। अब बताइए कि इसके बीच में 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं। तो पहले इसका ना आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार होगा, Ca, एक कार्बन यहाँ दे दीजिए, एक कार्बन यहाँ दे दीजिए साथियों। रुकिएगा आप लोग थोड़ा सा। तो देखिए अब इन दोनों के बीच ना बॉन्ड बनाइए। आपको पता है कि कैल्शियम 2 ही बॉन्ड बनाएगा और ये कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे 3 बॉन्ड बनेगा। अब बताइए साथियों कि इसमें क्या 1 सिग्मा 1 पाई, या फिर 1 सिग्मा 2 पाई, या फिर 2 सिग्मा 1 पाई, या फिर 2 सिग्मा 2 पाई। तो देखिए साथियों आप ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा इसका, आपका इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 सिग्मा और 2 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 सिग्मा 2 पाई। जब भी आपका ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो उसमें कम से कम ना 1 सिग्मा होता है ये साथियों। देखिए चाहे डबल बॉन्ड हो या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड हो, उसमें कम से कम आपका 1 सिग्मा होगा ही, कम से कम 1 सिग्मा। तो देखिए 1 सिग्मा और 2 पाई कहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी में है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलेंगे 11 के बाद 12वां प्रश्न।
देखिए 12वां प्रश्न आपका क्या है कि वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वो क्या है? क्या क्लोरेला है, या फिर वोल्वॉक्स है, या फिर पॉलीसाइफोनिया है, या फिर जीलीडियम है? बताइए साथियों किसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं? तो देखिए अभी फिलहाल अंतरिक्ष से कौन वापस लौटी है? सुनीता विलियम लौटी है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उपयोग यानी अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में किसका इस्तेमाल करती है? तो देखिए किसका इस्तेमाल साथियों? क्लोरेला का। किसका? क्लोरेला का इस्तेमाल किया जाता है अंतरिक्ष यात्री द्वारा। अंतरिक्ष यात्री द्वारा भोजन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरेला का। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में। 12 के बाद 13वां प्रश्न। देखिए 13वां प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका कि प्रकाशग्राही कोशिकाएं, जैसे हमारे आंखों में जो प्रकाशग्राही कोशिका है, जिसमें क्या क्या आपका एक है शलाका है और एक क्या है शंकु है, ये उपस्थित होती है। कहाँ किस में उपस्थित होती है? क्या आइरिस में, या फिर प्यूपिल्स में, या रेटिना में, या फिर लेंस में? तो बताइए साथियों जो प्रकाशग्राही कोशिकाएं हैं क्या क्या नाम है? एक का नाम है शलाका और एक का नाम क्या साथियों? शंकु। तो ये दोनों किस में उपस्थित होती है? तो आपको बता दें कि ये दोनों आपको कहाँ पे उपस्थित होती है साथियों? ये आपका रेटिना में। कहाँ पे? रेटिना में। और रेटिना में ही क्या होता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किस में बनता है साथियों? रेटिना में बनता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। देखिए आप लोग को बताते चले कि ये शलाका है ना, यहाँ से भी आपको एग्जाम में सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं? तो देखिए शलाका क्या करता है? कम रोशनी में देखने के लिए जिम्मेवार। अगर आपको पूछ दे कि कम रोशनी में देखने के लिए जिम्मेवार कौन है, कम रोशनी में देखने के लिए जिम्मेवार आपका कौन है, तो आपका कौन हो जाएगा साथियों? शलाका हो जाएगा। और अगर ये भी पूछ दे कि रात्रि में, यानी रात्रि में देखने के लिए कौन मदद करता है? रात्रि दृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है साथियों? रात्रि दृष्टि में। क्यों? देखिए रात्रि में कम रोशनी होता है तो उस समय देखने में कौन मददगार होता है? तो आपका शलाका ही होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और शंकु के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, जिसको कौन बोलते हैं कि रंग दृष्टि के लिए जिम्मेवार होता है। रंग की अगर बात करें कि रंग दृष्टि के लिए जिम्मेवार कौन होता है साथियों, तो ये आपका कौन होता है? आपका शंकु होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बोल दें कि तीव्र प्रकाश के लिए जिम्मेवार कौन है साथियों? तीव्र प्रकाश के लिए, तो ये भी आपका कौन हो जाएगा? शंकु हो जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये जो आपको बातें बताई गई है ये दोनों बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलेंगे 13 के बाद 14वां प्रश्न में। देखिए 14वां प्रश्न आपका है कि उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए। क्या न्यूटन साहब ने दिए थे, या फिर गैलीलियो गैलीली ने दिए थे, या फिर आर्किमिडीज ने दिए थे, या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने? तो देखिए साथियों बहुत आसान सा प्रश्न था। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? आपका आर्किमिडीज ने। कौन? आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने किसका सिद्धांत दिया था? उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस आपको यहाँ से प्यार से ये बताना है कि न्यूटन साहब ने जो 3 गति के नियम दिए थे, तीनों का आपको नाम बताना है। आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए साथियों। चलेंगे 14 के बाद 15 प्रश्न में चलेंगे। देखिए 15 प्रश्न आपका क्या है कि आनुवंशिकी के जनक कौन है? बताइए आनुवंशिकी का जनक कौन है? क्या चार्ल्स डार्विन है, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल है, या फिर जेम्स वाटसन है, या फिर लुई पास्चर है? बताइए साथियों आनुवंशिकता के पिता किसको कहते हैं? तो देखिए आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। बस आपको ये बताना है प्यार से कमेंट बॉक्स में कि इन्होंने अपने किसमें अपने गार्डन में कौन सा पौधा पर एक्सपेरिमेंट किया था? किस पौधा पर एक्सपेरिमेंट किया था? ये भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं सीधे। तो बताइए उस पौधे का नाम क्या था साथियों। चलेंगे 15 के बाद प्रश्न संख्या 16 में चलेंगे। देखिए 16 आपका है कि सबसे कम अंतराण्विक बल किस में होता है? क्या ठोस में होता है, या द्रव में होता है, या गैस में होता है, या प्लाज्मा में होता है? तो देखिए आप जानते हैं कि देखिए जो भी पदार्थ है ना, वो पदार्थ किसका बना होता है? कणों का बना होता है। पदार्थ किसका बना होता है साथियों? कणों का बना होता है। और कणों के बीच में क्या होता है? अंतराण्विक आकर्षण बल काम करता है। कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल काम करता है। तो देखिए जिस पदार्थ में कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल जितना कम करेगा वो पदार्थ उतना ही क्या होगा? मजबूत होगा। तो आपको बताते चले कि अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर अगर आपको बोले तो सबसे कम अगर बोलेगा ना साथियों कि सबसे कम किस में होता है, तो सबसे कम गैस में होता है। सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। उससे अधिक किस में होता है? अंतराण्विक आकर्षण बल द्रव में होता है। और उससे अधिक सबसे अधिक किस में होता है साथियों? ठोस में होता है। इसलिए तो देखिएगा ना जो ठोस पदार्थ होता है काफ़ी मजबूत होता है, द्रव उससे कम मजबूत और गैस सबसे कम मजबूत। तो क्या बोला कि सबसे कम बोला है, तो सबसे कम आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सबसे कम अंतराण्विक आकर्षण बल किस में हो जाएगा? गैस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? गैस में हो जाएगा। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जिस पदार्थ में अंतराण्विक आकर्षण बल जितना ज़्यादा होगा उस पदार्थ में कणों के बीच जो रिक्त स्थान है ना, कणों के बीच रिक्त स्थान उतना ही क्या होगा? कम होगा साथियों। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलेंगे प्रश्न संख्या 16 के बाद 17वां प्रश्न।
देखिए 17वां प्रश्न आपका है, क्या बोल रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है, बताइए। क्या वो आपका इंजन है, या फिर आपका जनित्र है, या फिर चल कुंडली मोटर है, या फिर आपका विद्युत कोष है। विद्युत कोष को ही साथियों क्या बोलते हैं, बैटरी बोला जाता है। विद्युत कोष को ही क्या बोलते हैं, बैटरी कहते हैं। तो आप जवाब दीजिए। तो देखिए रासायनिक ऊर्जा को ना विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन हो जाएगा, तो आपको कौन हो जाएगा साथियों, विद्युत कोष हो जाएगा, जिसको बैटरी बोला जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बैटरी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस आपको प्यार से कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जनित्र जो है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है। चलेंगे 17 के बाद प्रश्न संख्या 18 में चलेंगे। अगर आप लोग को मज़ा आ रहा है तो बस आप लोग लाइक कर दें, अगर मज़ा नहीं आ रहा है साथियों तो कोई बात नहीं। चलेंगे 18वां प्रश्न क्या है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइए। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्या वो आपका यकृत हो जाएगा, या अग्नाशय हो जाएगा, या आमाशय हो जाएगा, या वृक्क हो जाएगा। तो देखिए साथियों, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर बोले तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। बस यहाँ से यही सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि यहाँ से और भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपको बोल दे कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, कौन सी मिश्रित ग्रंथि, कौन सी साथियों, मिश्रित ग्रंथि की अगर बात करें तो आपका कौन हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपका अग्नाशय हो जाएगा। बाकी अमाशय में कौन सा अम्ल पाया था साथियों, तो इसमें HCl पाया था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेंगे 18 के बाद प्रश्न संख्या 19 में चलेंगे। देखिए 19 आपका है, बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन ये कंफ्यूज करता है आपको कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए हम लोग ना तीनों को जानेंगे, क्या ठोस से द्रव, द्रव से गैस। इन तीनों को अगर जान लेंगे आसानी से ना, तो आपके एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए आपका सॉलिड से किस में बदलता है, लिक्विड में बदलता है, यानी लिक्विड से द्रव से गैस में बदलता है। तो देखिए आपका ठोस से अगर द्रव में बदलेगा तो उसको क्या बोलते हैं साथियों, गलन बोलते हैं। यानी गल करके वो किस में बदल गया, लिक्विड में, द्रव में बदल गया। फिर वही द्रव आपका किस में, गैस में बदलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं साथियों, इसको वाष्पीकरण कहते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर क्या होता है कि जब आप गैस को ठंडा कीजिएगा तो आपका किस में बदल जाता है, फिर द्रव में बदल जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको संघनन बोलते हैं। क्या होता है साथियों, इसको संघनन बोलते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और आपका देखिए जब आप पानी को और ठंडा कीजिएगा तो आपका ठोस बदल जाता है, यानी बर्फ बन जाता है, यानी ठोस बन जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे साथियों, तो इसको बोलेंगे क्या, जमना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको जमना, या फिर इसको फ्रीजिंग बोला जाता है। इन सभी बातों को आप नोट कर लीजिएगा। तो अब आप बताइए कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे साथियों, उसको गलन बोलेंगे, यानी गलना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गलना। लेकिन यहाँ से एक सवाल ये भी पूछे जाते हैं कि बताइए कि ठोस से सीधे वो गैस में बदल जाता है, और गैस से सीधे किस में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं साथियों, आपको प्यार से आपको बताना है कि उसको, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो उसको आप लोग को बता देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे 19 के बाद 20वां प्रश्न में, और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। देखिए क्या आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है, क्या आपका Al2O3, या फिर AlO2, या फिर Al2O4, या फिर AlO3। तो देखिए साथियों बहुत आसान था कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा। देखिए एल्युमिनियम का संयोजकता 3, बहुत आसान है, AlO, ये है ना। देखिए इसका संयोजकता कितना होता है साथियों, 2 होता है, और एल्युमिनियम का संयोजकता कितना होता है, 3 होता है। जब आप इसको अगर लिखिएगा तो क्या इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसका संयोजकता को इसके साथ और इसका संयोजकता को इसके साथ लिखा जाता है। अब इसको लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, Al2O3। तो देखिए Al2O3 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है साथियों। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बताइए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा, 20 सवाल आप लोग को कैसा लगा, क्या मज़ेदार था या नहीं, ये भी बताइए। तो आप लोग को कैसा लगा साथियों, बस मेहनत करते जाएं इस तरह से, आप लोग का मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाएगा। देखिए बहुत जल्द एग्ज़ाम होना है, और हर हाल में एग्ज़ाम होगा ही, घबराइए मत, बस आप लोग मेहनत करते चलें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक कि आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और इन्जॉय करते रहें।